Fine, good morning. So, in the previous class, we had covered that how the Britishers they came to India, how the East India Company came to India, and how earlier they were the traders, and how and why they turned into the you can say the rulers of the country. So first they had started ruling the country. अब उन्होंने पहले से बंगाल में शुरू किया और बंगाल में ही after the Battle of Plassey, that which was a very you can say first victory of the East India Company or the British over the country. उसके बाद इन्होंने एक और बैटल थी, that was the Battle of Buxar. और उस Battle of Buxar के बाद the you can say the position of the British East India Company became stronger in Bengal. So that was there till Bengal, right? अब Britishers जो थे या company जो थी, they had decided to expand their territories. अब उन्हें इस चीज में मजा आने लग गया, उन्हें रेवेन्यू आने लगा, उन्हें पैसे आने लगे, तो अब they wanted to expand their empire, to expand their rule, so as now they could go to other states, other territories, they could annex it, and they could have more and more revenue, more and more money from those particular territories. उसके लिए इन्होंने एक बहुत ही planned तरीके से काम करना शुरू कर दिया. That was a very sophisticated way in which they were working. What was that? उन्होंने अपनी कुछ policies बनाई, right? जब Battle of Buxar में the Britishers or the East India Company that was winner, so ये हुई थी 1764 में, right? तो उसके बाद Britishers ने एक policy जो adopt की थी, that was a subsidiary alliance. ये आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द सब्सिडियरी अलायंस, राइट? ये जो सब्सिडियरी अलायंस था, इट वाज देयर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, राइट? व्हाट वाज दिस सिस्टम? सबसे पहले तो अब इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जिस भी टेरिटरी के ऊपर अभी अटैक कर रहे थे, उस पे इन्होंने उनकी जो आर्मी थी, that were disbanded, right? It means ki those territories which agreed for this subsidiary alliance, they were not allowed to keep their own armies. वो अपनी आर्मीज नहीं रख सकते थे, और उनकी जगह जो ब्रिटिश आर्मी है या जो कंपनी की आर्मी है, वो उन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करेगी, right? That the army of the company will protect those territories from the foreign invasions or from any internal invasions even. So bottom line was कि the territories who were there in the subsidiary lines, जिन्होंने साइन किया ये अलायंस, वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे. वो आर्मी जो है इनको प्रोटेक्ट करती थी कंपनी की आर्मी, राइट? बट जो भी खर्चा होता था ब्रिटिश आर्मी का या कंपनी आर्मी का, दैट वाज टू बी बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर किंग. वो पर्टिकुलर स्टेट का जो रूलर होता था, किंग होता था, वो आर्मी का खर्चा उठाता था, कंपनी नहीं उठाती थी. चाहे वो उनकी ट्रेनिंग है, चाहे उनके वेपन्स हैं, चाहे उनकी सैलरीज हैं, ऑल एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द किंग. और उस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, जो प्रोटेक्शन कंपनी की आर्मी उन रूलर्स को दे रही थी, उसके अगेंस्ट सम बट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वाज टू बी गिवन बाय दैट किंग टू द कंपनी. एक फिक्स अमाउंट था जो मनी का, वो जो किंग था वो कंपनी को देगा. और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसके टेरिटरी या उसके एरिया या उसके राज्य, उसके स्टेट का कुछ पार्ट जो है वो कंपनी अपने पास रख लेगी पेनल्टी की तरह, राइट? दिस वाज द सब्सिडियरी अलायंस. और ये जो अलायंस था, ये जबरदस्ती ये अलायंस किया जा रहा था, कोई ना कोई रीजन बना के, सो दैट कि वो जो टेरिटरीज है, वो जो स्टेट्स हैं, वो ले लिए जाएं, राइट? तो इसके अंदर इन्होंने एक और काम क्या किया, रेसिडेंस के सब्सिडियरी लाइंस के अंदर उन्होंने अपने एजेंट्स, कंपनी ने अपने एजेंट्स
उन स्टेट्स के अंदर भेज दिए, उनके कोर्ट्स में भेज दिए. दे वर नोन एज द रेसिडेंट्स, राइट. ये जो रेसिडेंट्स होते थे ये कंपनी के एजेंट होते थे जो उन किंग्स के कोर्ट में रहते थे. इनका काम क्या होता था कि वो जो राजा है वो क्या कर रहा है, किस और स्टेट के साथ मिल रहा है, उसकी पॉलिसीज क्या, आई मीन अंदर की सारी खबरें जो है वो कंपनी तक पहुंचानी, राइट. और रेसिडेंट के बिना, रेसिडेंट को बताए बिना वो किंग्स जो थे वो कुछ भी नहीं कर पाते थे. तो इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो गई थी इस कंपनी की, राइट. और कंपनी जो थे आप कह सकते हैं एक तरह से दे बिकेम द गार्जियन ऑफ द टेरिटरीज, राइट. जो भी टेरिटरीज इन्होंने अपने अलायंस, सब्सिडी अलायंस के अंडर ली थी उसके गार्जियन बन जाते थे. और ना तो वो टेरिटरीज अब आर्मी रख सकती थी, प्लस रेसिडेंट्स ऑलरेडी, इनके एजेंट ऑलरेडी इनके पास आ चुके थे जो इनकी सारी खबरें जो हैं कंपनी तक पहुंचाते थे. तो इन चीजों के कारण ये जो ब्रिटिश थे ये अपना काफी ज्यादा कंट्रोल जो है वो लोगों तक, आई मीन वो जो काफी जो कंट्रोल है वो हमारी कंट्री में स्प्रेड कर पा रहे थे. अभी जो रेसिडेंट्स है, रेसिडेंट्स को रखने का मतलब क्या था कि रूलर के ऊपर एक कंप्लीट चेक होगा, राइट, कि वो रूलर जो है वो क्या कर रहा है. एंड एज आई सेड कि कंपनी की आर्मी को मेंटेन करने का जितना भी खर्चा था दैट वाज टू बी बोर्न बाय द किंग इटसेल्फ, राइट. और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता था तो he was, you can say he had to pay some fixed amount of money or he had to lose his territory as penalty, right. तो ऐसे ही policies के अंदर they had a war with the many of the states. जब ये ब्रिटिशर्स ने या कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया तो कई स्टेट्स तो ऐसे थे जो जल्दी मान गए, राइट. कई स्टेट्स ऐसे थे जो जल्दी मान गए कि ओके हम सरेंडर करते हैं, right, we are ready to get into this alliance and we surrender. कई स्टेट्स से जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, they fought, राइट. सो ऐसे कई स्टेट्स थे जो इन्होंने इस पॉलिसी के अंडर, सब्सिडी अलायंस के अंडर इन्होंने कवर करने की कोशिश की. अवध था एंड इवन पंजाब में भी दे ट्राई टू एनेक्स, बट पंजाब में उस समय महाराजा रंजीत सिंह थे और ही हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो उस टाइम पे ये नहीं कर पाए. But after the death of Maharaja Ranjit Singh, then the company forcefully took over the Punjab under subsidy line. जबरदस्ती ये जो स्टेट था ले लिया गया, लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक ये जो ब्रिटिश थे ये इस स्टेट को नहीं ले पाए थे, राइट. सो इसके अलावा और भी जैसे स्टेट्स थे which those who protested, those who reacted, they fought against the British. One was the Tipu Sultan. He was the ruler of Mysore. मैसूर जो है कर्नाटका में है. और पहले क्या होता था, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता था, राइट. एंड इट वाज, आई मीन द फेमस और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट रूलर वाज टीपू सुल्तान एंड हिज फादर हैदर अली. टीपू सुल्तान और उसका फादर जो था हैदर अली, दे बोथ वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर्स, राइट. सो जो कंपनी थी उन्होंने मैसूर के साथ 4 वॉर्स हुई थी. 4 वॉर्स वर देयर. 2 वॉर्स वर देयर विद हैदर अली एंड 2 वॉर्स वर देयर विद टीपू सुल्तान. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटिश थे, जो कंपनी थी, दे वर हैविंग वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑन द वेस्ट कोस्ट. कर्नाटका की अगर आप लोकेशन विजुअलाइज करते हैं तो वेस्ट कोस्ट पे है, राइट. सो वेस्ट कोस्ट पे एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस जो था ये जो कंपनी वाले हैं कर रहे थे. जो टीपू सुल्तान था, he did not want this. Why? Because these company, they were not giving the proper profit to the Mysore state also. So इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने, इसने फ्रेंच के साथ मिल गया. जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ मिल गया, उसकी हेल्प की. मींस he was having very good relation with the French, राइट. प्लस उसने अपनी आर्मी जो थी वो मॉडर्नाइज कर ली, उसने अपनी नेवी जो थी वो भी मॉडर्नाइज कर ली.
right? And as he was having a very good relations with the French, तो the British East India Company got infuriated. उसे इस चीज का गुस्सा आने लग गया कि जो टीपू सुल्तान है वो क्यों फ्रेंच के साथ है और इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इनको बिजनेस क्यों नहीं करने दे रहा है। और टीपू सुल्तान ने इनका बिजनेस वहां बिल्कुल बंद कर दिया, जो भी शिप्स लोड अनलोड होते थे वो सारे बंद कर दिए। इससे दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, एंड द वॉर्स वर देयर, और अल्टीमेटली आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान मैसूर वाज आल्सो अनेक्स्ड। बट ये है कि जो मैसूर था वो भी फिर सब्सिडियरी अलायंस के अंडर ले लिया गया, और वहां के जो लोकल रूलर्स थे, वोडिया रूलर्स, उन्हें मैसूर दे दिया गया। बट दोज रूलर्स ऑफ मैसूर, दे हैड टू गिव some amount of money to the East India Company in you can say in for the protection what the army was giving, right? इसके अलावा एक और ऐसी एक important और बड़े strong एरिया था, दैट वाज ऑफ द मराठास, राइट? इनकी मेजर जो वॉर्स हुई थी ना, 3 वॉर्स हुई थी। एक तो सिक्स के साथ, राइट, देन वाज विद द मैसूर and the Marathas, right? वेस्ट में सिख है, साउथ में मैसूर है, सेंट्रल में मराठास। अब मराठास के साथ क्या हुआ कि जो कंपनी वाले थे ना, ये शुरू से ही, जैसे हम आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है कि जो दिल्ली था, दिल्ली हैड ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कंट्री, और ये माना जाता था कि जो दिल्ली को रूल कर रहा है वो सभी को रूल कर लेगा, राइट? तो ये जो मराठास थे और ये जो ब्रिटिश थे, ये भी ये मानते थे कि कुछ अगर हम सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे तो हम पूरी इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। मराठास जो थे, महाराष्ट्र का जो एरिया था, that could not be annexed by the company because of the strong rulers that those who were there. आप लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है अबाउट औरंगजेब and even the Shivaji was a very great Maratha leader, एंड मुगल्स ने भी बड़ी कोशिश की थी कि मराठास को हरा के वहां पे अपना रूल चला लें, बट दे कुड बी सक्सेसफुल वेरी इन द वेरी लेटर स्टेजेस, राइट? सो इसके अलावा कुछ ऐसी वॉर्स हुई हैं, लाइक 1761 में अल्टीमेटली एक वॉर हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके कारण जो मराठास थे, दे बिकेम बिट वीकर। अदरवाइज मराठास बहुत स्ट्रांग थे, और जो कंपनी थी उनका मराठा को रूल करने का जो एक दे हैड अ ड्रीम दैट कुड नॉट बी सक्सेसफुल अंटिल 1761, राइट? सो मराठास के साथ भी इनके कुछ वॉर्स हुई हैं, जिसे हम एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से जानते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी फिर इन्होंने दे हैड डिफीटेड द मराठास, एंड द डायरेक्ट रूल वाज इन देयर implemented in with the Marathas, राइट? सो ये कुछ एरिया है जहां पर ये इन्होंने वॉर के साथ लड़ाई करके, अटैक करके, या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आके इन्होंने अपना जो एरिया था या टेरिटरीज जो थी वो एक्सपैंड की, राइट? आर्मी के थ्रू। और कौन सी पॉलिसीज थी? नेक्स्ट वाज द पैरामाउंट, which was initiated by Lord Hastings. ये एक पॉलिसी थी पैरामाउंटसी की, दैट वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पॉलिसी थी क्या। पैरामाउंटसी की पॉलिसी थी जस्ट टू कन्वे दैट आई एम सुपीरियर देन you are not good, so it's my duty to protect you. On that pretext they had started annexing the areas. इसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अवध का। अवध में ये ब्रिटिशर्स ने क्या रीजन दिया कि जो अवध का रूलर है, ही इज नॉट गुड, ही इज टॉर्चरिंग द पब्लिक, सो बीइंग द स्ट्रॉन्गर वन, these company people or the British, it is their duty to protect the people of Awadh from the misgovernment.
ये इन्होंने एक रीजन दिया कि अवध में गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, रूलर अच्छा नहीं है, और ये क्योंकि गार्जियन है सबके, तो इनकी ड्यूटी बनती है, इनका फर्ज बनता है कि वहां के लोगों को बचाएं। और ये रीजन देके उन्होंने अवध का काफी सारा एरिया जो था वो ले लिया, अपनी सुपीरियरिटी शो करके कि यस वी आर स्ट्रॉन्ग, यू आर द वीकर वन, सो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट यू। एंड हाउ वी विल प्रोटेक्ट यू? बाय टेकिंग योर एरिया अंडर अस, एंड देन वी विल बी प्रोटेक्टिंग यू बाय नॉट अलाउइंग यू टू बी एन इंडिपेंडेंट वन। हमारे साथ रहोगे, हमारे अंडर में रहोगे, हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, बिकॉज वी आर सुपीरियर, वी आर स्ट्रॉन्ग, यू आर वीक। ऐसे रीजन देकर इन्होंने जो एरिया से कुछ एरिया थे अपने अंदर मिला लिए, अपने एम्पायर में मिला लिए। देन वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। दिस वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी जो है ना, ये एक जो हिली एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वो इन लॉर्ड डलहौजी के नाम पर ही है। आप लोग शायद कुछ लोग गए भी होंगे वहां पर। Anyhow, what was this doctrine of lapse? ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंडर अगर किसी रूलर के का नेचुरल मेल हायर नहीं है, इट मींस कि अगर किसी भी किंग का बेटा नहीं है, उसका खुद का बेटा नहीं है, एडॉप्टेड नहीं चलेगा, एडॉप्टेड नहीं चलेगा, दैट शुड बी अ नेचुरल हायर। अगर नहीं है तो वो टेरिटरी, वो स्टेट ऑटोमेटिकली कंपनी के पास आ जाएंगे, राइट? कि इन केस अगर किसी रूलर के पास या रूलर का बेटा नहीं है, तो वो जो एरिया है, वो जो स्टेट है, वो ऑटोमेटिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ये कंपनी के पास आ जाएगा। एंड दैट किंग was not allowed to adopt a male hire. The male hire should be the natural one, right? So this was the condition there. So ये कंडीशन के साथ भी कितने सारे एरियाज थे जो अपने में मिला लिए गए, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है झांसी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई के बारे में। she was the queen of Jhansi. She was not having a male hire. Her husband expired at a very early age, and she was not having the male hire, so her empire or her territory was to go under the company. But she protested, she fought against that. She had adopted a son, right? But that son was not recognized by the company, as she could not have her own child. So she has adopted one child, but that child was not recognized by the company. They said he's not a natural one, so the area will be there under the company. But she fought and she sacrificed her life for this purpose, right? We are very much aware of this fact. आप लोगों ने स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनी हुई हैं, तो आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं इस फैक्ट को लेकर। Fine. So till now we have done that how the company, with many of the policies, by adopting many of the policies, how they had expanded their rule. So once they had expanded their rule to a great extent, now it was their turn to have the administration, right? Now it was the time to have the administration. कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेट करेंगे? अब इतना एरिया बढ़ा तो लिया है, अब उस एरिया को कंट्रोल भी तो करना है, उससे चलाना भी तो है। कंट्री को या उन एरियाज को कैसे चलाना है? So what they did, that they were having their own way to run the administration, right? And how it was done, that Warren Hastings, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं।
सो व्हाट ही डिड, अब उनको पता था कि अब इतना बड़ा एम्पायर हो गया है, तो उसको कैसे रूल करना है, तो बेटर है उसको थोड़ा सा छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए. Why not to divide it in smaller parts so that it would be easy to administer those areas, right? तो सबसे पहले इसके लिए इन्होंने क्या किया कि कंट्री को डिवाइड कर, नॉट कंट्री, इनके अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में, राइट? हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स में, राइट? द बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. बंगाल जो था वो सारा ईस्टर्न सेक्टर जो था वो कवर करता था. बॉम्बे जो था ये यू कैन से ऑलमोस्ट वेस्टर्न पार्ट, और सदर्न पार्ट जो था वो मद्रास से कंट्रोल करते थे, राइट? सो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, या हम एक और कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कैपिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स, जहां से अपने सारे एम्पायर को वॉच कर सकते थे, उसको एडमिनिस्टर कर सकते थे, राइट? सो दीज आर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. अलग अलग एरियाज में 3 बना दी और वहां पर अपने गवर्नर बिठा दिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स. These were the governors, right? And the supreme head of the administration was, the supreme head of the administration was the governor general, right? हर प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर और सुप्रीम हेड गवर्नर जनरल. एंड ही वाज द, वॉरेन हेस्टिंग्स, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल. और इसी ने तकरीबन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे या रिफॉर्म्स थे वो इसी ने शुरू किए, राइट? व्हाट वर दोज रिफॉर्म्स? आई विल जस्ट टेक योर फ्यू मिनट्स मोर. इन्होंने सबसे पहले तो एक जो जस्टिस सिस्टम था उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स बनाए गए, एक क्रिमिनल और एक सिविल. एंड यू वोंट बिलीव कि जो जुडिशियल सिस्टम ये ब्रिटिशर्स बना गए ना, हम लोग काफी हद तक उसी को फॉलो करते हैं. हमारे भी 2 ही कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड द सिविल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट को कहते हैं फौजदारी एंड सिविल कोर्ट को कहते हैं दीवानी अदालत, राइट? बट इन्होंने एक चीज और की कि वो ये चाहते थे कि जो जस्टिस सिस्टम है वो लोकल लोगों के हिसाब से चले. तो उन्होंने मौलवीज और हिंदू पंडित जो थे उन्हें बुलाया और उन्हें ये कहा गया कि वो अपना एक, आप कह सकते हैं, एक बुक्स ही अपनी तैयार करें कि जो हिंदूज हैं वो अपने धर्म शास्त्रों के हिसाब से तैयार करें और जो मुस्लिम है वो अपने हिसाब से एक लॉ बुक जो है तैयार करें, राइट? सो अकॉर्डिंगली, राइट? सो इस सिस्टम के हिसाब से द क्रिमिनल कोड्स जो थे वो अभी भी काजी या मुफ्ती के अंडर ही थे. No doubt, Maulvis and Hindu Pandits, they interpreted Indian laws for the European district collectors, राइट? जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे उनके लिए इन्होंने इंडियन लॉज जो थे वो बनाए. इसमें कुछ टर्म्स हैं आपके जो हम कर सकते हैं. काजी है, काजी जो था ही वाज अ जज, और ये पर्शियन नेम्स हैं. मुफ्ती, jurist of the Muslim community responsible for expounding the law that the Qazi would administer. काजी जो है वो जज था, मुफ्ती जो थे they were the jurist जो लॉज बनाते थे. An impeachment, it's a trial by the House of Lords in England for charge of misconduct brought against a person in the House of Commons. राइट? हमारी कंट्री में भी होता है जो पार्लियामेंट में ऐसा इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो पास होता है. एंड इम्पीचमेंट जो है ये ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारी एक काफी बड़ी यू कैन से जो पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट जो है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे कैन बी रिमूव्ड बाय दिस इम्पीचमेंट, राइट? नाउ when we are talking about the law or the justice system, problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharma Shastra, right? तो जो अलग अलग ब्राह्मण पंडित थे उन्होंने लॉज को अलग ढंग से बताया, बिकॉज हर कोई अलग अलग धर्म शास्त्र को मानता था, तो अलग अलग धर्म शास्त्र के हिसाब से अलग अलग उनके कानून थे. तो अब ये एक तरह की यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इनको कहा गया, या इनकी एक आप कह सकते हैं कमेटी बनाई गई. द कमेटी ऑफ 11 पंडित्स वाज मेड एंड दोज वर आस्क्ड टू कंपाइल
द हिंदू लॉज, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे थोड़े से सेंसिबल रहे हैं कि दे कैन से वांटेड कि जो जुडिशियल सिस्टम एटलीस्ट कहीं पर थोड़ा सा इम्पार्शियल सा ही रहे, एंड सो दैट्स व्हाई द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बोथ वर आस्क्ड टू फ्रेम द लोकल लॉज। उसके बाद ये जो लॉज थे उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। By 1778, Code of Muslim Laws was also compiled for the benefit of European judges. Right? Then a new Supreme Court was established in 1773, while a Court of Appeal, Sadar Nizamat Adalat, was set up in Calcutta. लेकिन फिर भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट का जो एक मेजर फिगर था या मेजर जो पर्सन था डीलिंग के लिए, दैट वाज अ कलेक्टर। कलेक्टर का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राइट। दिस ऑल यू हैव टू अंडरलाइन कि उस समय जो कलेक्टर होता था, his main work was to collect the revenue, taxes, maintain law and order with the help of judges, police officers, darogas, जिसे हम constables कह देते हैं, and his office was the new center of power and patronage। मतलब अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, ये अपनी we can say जो एरिया था उसका एक सुप्रीम पावर से बन गया था, उसके अंडर में सारे काम होते थे। अभी भी आपको पता होगा ना, हम लोगों के भी अभी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट आई मीन कह सकते हैं ना हमारे आप जिसे डीसी कह देते हैं, राइट, बड़ी मेजर अथॉरिटी है ये, राइट, ये एक मेजर अथॉरिटी है और ये पूरे यू कैन से जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसका लीडर होता है, हेड होता है, राइट। सो ही इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आजकल जो डीसी है हम उसे डेप्यूटी कमिश्नर होता है ये, एंड ही इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इवन, राइट। सो ये हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम आज फॉलो करते हैं, काफी हद तक जो ब्रिटिशर्स थे वो बना गए थे, एंड वी आर फॉलोइंग इट। देन वाज योर इंडियन आर्मी, सॉरी उस समय की जो आर्मी थी वो कैसी थी। We are having only very less time left, नहीं चाहिए। So as far as the company army was there, उसमें जो मुगल फॉर्म ऑफ आर्मी था वही अभी तक फॉलो हो रहा था इंडियन आर्मी में, लाइक कैवलरी, कैवलरी मींस जो सवार या जो पैदल चलते हैं, देन द ट्रेन सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, सॉरी कैवलरी वाज द हॉर्स बैक या जिसे घुड़सवार कहते हैं, राइट। इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स जो पैदल चलते हैं, आर्चरी, तीरंदाजी, राइट, और ये इसके अलावा जो स्वर्ड्स से लड़ते थे। और हमारी जो आर्मी होती थी उस समय, जो कैवलरी थी, जो हॉर्स बैक या घुड़सवार होते थे, दे वर डोमिनेटिंग द आर्मी, राइट। सो क्योंकि वो डोमिनेट करते थे तो मुगल्स ने भी कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इन्फेंट्री को भी ट्रेन करने की जरूरत है। ये तो मुगल्स के बाद अभी जब भी ब्रिटिशर्स आए हैं तब जाके आर्मी का जो कॉम्पोजिशन था वो चेंज हुआ, थोड़ी सी आप कह सकते हैं वेपन्स वगैरह इनको मिलने शुरू हो गए, राइट। और इसके बाद ही जो इवन मुगल्स भी जो थे ना, उन्होंने काफी लेटर स्टेजेस में जाके जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। एनी हाउ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो थी उसमें भी चेंजेस आए थे, एंड व्हाट वर द चेंजेस कि अब आर्मी में दो चीजें का यूज होना शुरू हो गया था, दैट वाज द मस्केट्स एंड द मैचलॉक्स। मस्केट्स क्या थी? दैट वाज अ हेवी गन दैट वर यूज्ड बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स। अदरवाइज इससे पहले तक क्या होता था, दे यूज्ड टू हैव स्वॉर्ड, या तो स्वॉर्ड से लड़ते थे, तलवारों से लड़ते थे, या आर्चरी करते थे, या तीरंदाजी करते थे, राइट। बहुत ज्यादा उनके पास वेपन्स नहीं होते थे, बट ये जो कंपनी थी ये अपने साथ इस टाइप के जो वॉरफेयर थी वो लेकर आई थी कि बहुत बड़ी बड़ी गन्स जो थी वो इन्फेंट्री सोल्जर्स चलाते थे। इसके अलावा ऐसी गन्स भी होती थी इन विच द पाउडर वाज इग्नाइटेड बाय द मैच, कि उसके अंदर पहले पाउडर डाला जाता था, गन पाउडर डाला जाता था, उसके बाद उस गन पाउडर को आग लगाई जाती थी, एंड आई मीन दैट यूज्ड टू बी वेरी अर्ली टाइप ऑफ गन। तो ये जो कंपनी की आर्मी थी, दे